दोस्तों ये जो आप एडाप्टर देख रहे हैं ये सॉलिड सेट टॉप बॉक्स का एडाप्टर है। अब ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है, ये ऑन नहीं हो रहा। अब इसमें क्या दिक्कत है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले आपको मैं चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं दे रहा है, मतलब ऑन होने के बाद जो इसमें लाइट आती है वो इसमें नहीं आ रही। आपको आउटपुट भी एक बार चेक करवा के दिखा दे। चलिए दूसरे मल्टीमीटर में छोटा वाला है, बिल्कुल स्क्रीन के साइज़ में फिट आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर इसको DC 20 की रेंज पे रखता हूँ क्योंकि 12 वोल्ट आउटपुट करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी आउटपुट अभी नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको AC में सेट करके आपको यहाँ पर चेक करवाऊँ यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा चार्जर बिल्कुल डेड है। अब इसे रिपेयरिंग कैसे करना है वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर इसे हमने खोलना है। ऐसे खोलने के लिए किसी भी नुकीली चीज़ से आप या फिर चाकू या फिर कोई भी ऐसी कटर वगैरह लेके उसे आप खोल सकते हैं। फिलहाल ये तो हल्का सा फ्लेक्सिबल टाइप का लग रहा है तो आसानी से खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये इसमें वारंटी सील है, इसको आप कट कर लीजिएगा क्योंकि अब तो वारंटी इसकी समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे खराबी किस सेक्शन में है। फिलहाल इसे निकाल के इसके कंपोनेंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसमें PCB ऐसा लग रहा है जैसे कि घटिया क्वालिटी का हो, उतना खास नहीं है। देखिए आप खुद देख सकते हैं कंपनी का चार्जर है लेकिन यहाँ पर PCB कुछ खास इस्तेमाल नहीं हुआ है, पर पूरा गंदा। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये आपको रिन्यू करके दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर फ़िलहाल एक तो ऑप्टो कपलर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर इसके दोनों लेग पे जंग लग रहा है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ख़राब हो रही हैं। तो यहाँ पर ऐसे तो नहीं कह सकते कि यही चीज़ ख़राब होगी। अब स्टार्टिंग से हमें चेक करना होगा। अभी सबसे पहले यहाँ पर इस वायर को हम हटा लेंगे ताकि हमें रिपेयर करने में आसानी रहे। चलिए इसको हटा दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना होगा। यहाँ पर यहाँ से आपका स्टार्टिंग होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी इंडक्टर कॉइल लगती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक फ्यूज लगाया है, MOV है। उसके बाद ये आपका आपको क्लियर नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है, अब दिखाता हूँ। अब यहाँ से आपका AC इनपुट होता है। तो यहाँ पर पैरेलल पे आपका MOV लगता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बॉक्स टाइप कैपेसिटर है, इंडक्टर कॉइल है, इसके आगे कैपेसिटर है फिल्ट्रेशन के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ये कैपेसिटर से पहले है ब्रिज रेक्टिफायर, उसके बाद यहाँ पर ये कैपेसिटर है। इंडक्टर कॉइल के बाद रेक्टिफायर के बाद ये कैपेसिटर, फिर कैपेसिटर का फिर एक और कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है, अच्छा फिल्ट्रेशन हो इसलिए। उसके बाद यहाँ पर ये फिर छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जो IC तक यहाँ पर वोल्टेज जाती है। फिलहाल जो हमारा बेसिक काम रहता है वो जहाँ से AC वोल्टेज इनपुट हो रही है वहाँ पर इस कैपेसिटर तक जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करना है। देखिए कंपोनेंट्स को चेक करने का अगर आपको आइडिया रहेगा, या कंपोनेंट्स क्या रीडिंग देता है, ख़राब होने पर वो कैसा बिहेव करता है, ओके होने पर वो क्या रीडिंग देता है, ये अगर आपको अच्छी तरीके से आ गया, समझ लीजिए आपने कोई भी सर्किट बोर्ड को रिपेयर करना सीख लिया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आऊँ जिसमें आपको A to Z वहाँ पर सिखाऊंगा कि सर्किट बोर्ड को कैसे रिपेयर किया जाता है। ऐसे ही सहयोग देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। फिलहाल जो अपने टेस्ट करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको अलग कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अलग ही कर लेते हैं ताकि यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो कोई भी चीज़ चेक करने में। अब यहाँ पर ये चीज़ हमारी अलग हो चुकी है। अब यहाँ से हमारी AC इनपुट होती है, तो यहाँ पर जस्ट एक फ्यूज है और यहाँ पर एक MOV है। फ्यूज को सबसे पहले चेक करेंगे। हमारे जो सबसे बड़ा फ़र्ज होता है चेक करने का वो फ्यूज को चेक करने का होता है। अब देखिए जो इस वीडियो पे नए हैं तो वो कह रहे हैं कि फ्यूज बार बार मैं किसे कह रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये फ्यूज के लिए इस्तेमाल होती है। ये बहुत कम वैल्यू की होती है, 10-20 ओम्स के आसपास की रहती है। 1 ओम से लेके 10-20-30 ओम्स तक यहाँ पर ये होती है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फ्यूज के लिए लगाई जाती है। नॉर्मली यहाँ पर फ्यूज भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकती है। और इसका जो एक चीज़ और बता दूँ, ये रेजिस्टेंस खुरदुरी टाइप की होती है। अदर रेजिस्टेंस के मुकाबले इसका शेप और इसका जो आप देखेंगे थोड़ा सा ये बिल्कुल अलग होता है। शेप से मेरा मतलब है इसके बाहर का जो आप बॉडी देख रहे हैं ना, ये खुरदुरा जैसा होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसी को चेक करना है। मल्टीमीटर को बजर के रेंज में हम रख लेंगे और इस फ्यूज को हम चेक करेंगे। इसके दोनों लेग पे आप मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स को लगा लेंगे। तो यहाँ पर कितने ओम्स की है दिखा देगा। तो यहाँ पर 4 ओम्स की इस्तेमाल हुई है, ये बिल्कुल ओके है। इसके बाद यहाँ पर नीला कंपोनेंट है, ये MOV है, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर या ZOV जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर। ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। कभी भी हाई वोल्टेज आपके सर्किट में आती है तो ये आपका डेड पड़ जाता है और ये मतलब दोनों यहाँ पर एक ख़राब हो जाते हैं। तो आपके आगे का जो सर्किट है वो प्रोटेक्ट रहता है, इसलिए यहाँ पर ये 2 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अब इसे चेक करना है।
ये भी एक एक चीज़ है, ये जो पैरेलल पे आपके होते हैं ना, पैरेलल पे जो कैपेसिटर लगे होते हैं उनमें वैल्यू नहीं आती है, कुछ आ सकती है, आगे चली जा सकती है, ठीक है। वैल्यू जो पैरेलल पे कंपोनेंट लगते हैं जैसे कि कैपेसिटर है या आपका डायोड वगैरह है, उसमें इस तरीके की बीप नहीं सुनाई देनी चाहिए। जो सीरीज में लगते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस वगैरह है, इंडक्टर कॉइल है, उनमें आपको इस तरीके से आपको बीप सुनाई दे सकती है और कुछ ओम्स वहाँ पर दिखा सकता है, जो भी उसकी वैल्यू रहेगी वो आपको दिखा सकता है। और साथ ही आपको किसी भी डायोड को चेक करने पर ऐसे बीप नहीं सुनाई देनी चाहिए। अगर आपको ऐसी बीप आती है डायोड के दोनों सिरों से तो समझ लीजिए आपकी डायोड ख़राब है। कैपेसिटर, डायोड और आपका ब्रिज रेक्टिफायर और साथ में आपका ये जो नीले वाले कैपेसिटर है, इनमें किसी में भी बीप नहीं आनी चाहिए। ये कैपेसिटर इनमें बीप नहीं आनी चाहिए। ये जो 104 नंबर के पीएफ है इनमें बीप नहीं आनी चाहिए। ऑप्टो कपलर के किसी भी लेग को चेक करने में बीप नहीं आनी चाहिए। बेसिकली आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दे दी। अब स्टार्टिंग से हम चेक करेंगे। बीप जिसमें आती है वो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस में कुछ वैल्यू बताएगा या फिर बीप दिखाएगा, क्योंकि वो हमारा ज़्यादातर सीरीज में लगते हैं और इंडक्टर कॉइल हमेशा सीरीज में लगती है। अब स्टार्ट करेंगे हम एमओवी से। आपको ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। सीखना चाहते हैं या फिर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो पर बने रहिएगा। अब इसे हम चेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना, ये कैपेसिटर के ही कैटेगरी में आता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो किसी भी कंपोनेंट्स के नीचे पे को कुछ कोडिंग लिखी रहती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जस्ट नीचे MOV लिखा है, ठीक है। ये इसका मतलब ये MOV है। अब ये क्या चीज़ है, काफ़ी सारे लोग तो जो स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो उन्हें पता नहीं है ये क्या कंपोनेंट है। इसके जस्ट बगल में C लिखा रहेगा, C बोले तो कैपेसिटर। इसके नीचे लिखा होगा क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा साइज है, इसके नीचे लिखा रहेगा। और ये क्या है, ये C है, U। IC के बगल में आपको U दिखाई देगा और ट्रांजिस्टर के बगल में आपको Q दिखाई देगा और साथ में आपको ऑप्टो कपलर के उसमें आपको U दिखाई दे सकता है। जो IC जितनी भी आपको, सॉरी यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दिया, जितनी भी आपको IC दिखाई देंगी उसके अगल बगल में आपको U ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि IC को U से वहाँ पर कोडिंग किया जाता है। जंपर जहाँ पर लगा के रखेंगे वहाँ पर J, और जो ये कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, ठीक है। इसके बगल में C लिखा रहेगा, CY, सेरेमिक कैपेसिटर। ये नैनो फेराड में इसको आपका लिखाया जाता है, ठीक है। नैनो फेराड करीब इसका जो उसका वैल्यू रहता है नैनो फेराड पे होता है। और इसके बगल में C लिखा है तो ये कैपेसिटर है। ट्रांसफार्मर के बगल में TR लिखा रहेगा और जो कॉइल रहेगी, कॉइल के बगल में L लिखा रहेगा, ठीक है। L लिखा रहेगा, इसके जस्ट नीचे L लिखा हुआ है, कॉइल के बगल में L लिखा रहता है। तो ये भी कॉइल है तो इसके बगल में भी L लिखा रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको कोडिंग किया जाता है। जानता हूँ आप काफ़ी बोर हो रहे होंगे मेरी बातों से, लेकिन यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल बोर ना हो, सीख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चीज़ सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं अगर वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं तो। अब यहाँ पर ये नीले कैपेसिटर को हमने टेस्ट करने की बात करी थी, तो इसको हम चेक करेंगे नीले वाले को। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, बिल्कुल ओके है। कैपेसिटर वैल्यू नहीं देना चाहिए, वैल्यू दे के थोड़ा डाउन हो सकता है। ये जो कैपेसिटर होते हैं ना, इस टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं, जिनकी वैल्यू मतलब जिनकी पोजीशन रहती है नेगेटिव और पॉजिटिव, वहाँ पे इसमें बनाया रहता है। इन कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, इसे आप उल्टा सुल्टा कैसे भी लगा सकते हैं। और इस कैपेसिटर को आप उल्टा सुल्टा नहीं लगा सकते, जैसा यहाँ पर बोर्ड पे दिया रहेगा उस साइड को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव, ठीक है। और इसकी भी कोई वो नहीं होती, आप कैसे भी आप उल्टा सुल्टा लगा सकते हैं। अब इसको हमने चेक कर लिया। अब इसके जस्ट बगल में बॉक्स टाइप कैपेसिटर है, उसको भी हमने चेक करना है। ये सभी फिल्ट्रेशन के लिए लगाए जाते हैं, इतना हमेशा याद रखना आप। और ये सभी चेक कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए ये पैरेलल पे जितने थे ये सब चेक कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल को हम चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस तरीके से आप मल्टीमीटर भी देखेंगे। और यहाँ पर इंडक्टर कॉइल है। इंडक्टर कॉइल हमेशा सीरीज पे इस्तेमाल होती है। तो इंडक्टर कॉइल यहाँ पर इसके दो टाइप हैं, मतलब सॉरी इसके दो यहाँ पर पार्ट हैं। एक पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब सॉरी यहाँ से AC इनपुट हुई, यहाँ से आता है एक पार्ट, यहाँ से आता है एक पार्ट। किसी एक पार्ट में अगर आपको डेड कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं आती है, डेड दिख रहा है, तो समझ लीजिए इंडक्टर कॉइल की एक पार्ट ख़राब है। फिलहाल अगर ओके रहेगी तो आपको क्या दिखाई देगा, चलिए चेक करके देखते हैं। ये इंडक्टर कॉइल एक साइड ओके है, इसकी दूसरी साइड भी ओके है। अगर कोई साइड डेड होती है तो वहाँ पर कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी बीप नहीं सुनाई देगी आपको। अब यहाँ पर इसको रेक्टिफायर को चेक करना है। इसकी चारों लेग पे आपने मल्टीमीटर के प्रोब्स को लगा लेना है आपस में, ठीक है। किसी भी प्रोब्स में शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं आनी, ये गलती से टकरा गया इसलिए वहाँ पर बीप सुनाई दी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू दिखा रहा है, खराबी तो कुछ भी नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलेंगे। ये कैपेसिटर है, इन दोनों कैपेसिटर को आपने चेक करना है। इसके जस्ट बाद में जो कैपेसिटर है, अपने सीरियल वाइज चलना है, कोई भी काम अपने सीरियल वाइज करना है। ये कैपेसिटर चेक कर लिया और ये कैपेसिटर भी हमने चेक कर लिया, कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आ रही है। अब यहाँ पर आखिर खराबी है तो किस सेक्शन में है। अब आप और क्या काम करना है आपने, यहाँ पर
इस ट्रांजिस्टर को चेक करना है। ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये ट्रांजिस्टर चेक करना है, ये आईसी चेक करनी है। तो ट्रांजिस्टर जल्दी से मैं चेक कर लेता हूँ। ट्रांजिस्टर की 3 लेग होती हैं, आपस में किसी भी 2 लेग में आपको कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, जैसे कि आप सुन रहे हैं। चलिए अब आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब ट्रांजिस्टर हमारा ओके है। अब बात करते हैं आईसी को टेस्टिंग करने की। ये इसके जस्ट नीचे यहाँ पर देखिए आईसी लगी हुई है, 4 एक तरफ लेग है, 4 एक तरफ, 8 लेग वाली ये आईसी है, ठीक है। अब यहाँ पर आईसी को टेस्ट करने का कोई ऐसा मेथड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अंदाजन आप लगा सकते हैं। आईसी की किसी भी आपस में 2 लेग में आपको शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, जैसा कि मेरा अनुभव कहता है। अब देखिए 4 यहाँ पर 3 लेग एक साथ अटैच्ड हैं, यहाँ पर लगा लीजिए, और यहाँ पर देखिए किसी भी लेग में आपस में कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपस में शॉर्टिंग आ रही है, इसका मतलब ये एक दूसरे अटैच हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि एक दूसरे अटैच इंटरनली होते हैं। फिर आपने क्या करना होगा ऐसी कंडीशन में, आईसी की पूरी डेटा सेट निकाल के उसको आपने देखना होगा। जैसे कि सपोज आईसी का नंबर है वाइपर 12 है, एक अंदाजे से बता रहा हूँ, वो 12 है, वो आईसी का नंबर वो नहीं है। चलिए इसी आईसी का नंबर आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस आईसी का नंबर है हमारा 884, ठीक है, 884 है। तो इस आईसी का नंबर का पूरा डेटा शीट आप गूगल पे चेक कर लेंगे, उसमें आपको पिन डिटेल्स भी मिल जाएंगी, कौन सी पिन का क्या काम है, कहाँ पे वोल्टेज इनपुट हो रही है, और कौन सा गेट है, कलेक्टर, जो भी है वो आईसी का पूरा डिटेल वहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आईसी वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक यहाँ पर 2 लेग पे शॉर्टिंग आ रही है, ये तो नहीं कह सकती कि आईसी ये ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, देखिए आईसी के इन 2 लेग पे, देखिए यहाँ पर इन 2 लेग पे पैरेलल पे 2 रेजिस्टेंस लगी हैं, जो कि यहाँ पर फ्यूज के तौर पे लगाई गई हैं। 1R जो रेजिस्टेंस होती है उनकी बहुत कम वैल्यू होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। 1R वाली आपकी लगभग 1 ओम्स तक की वो रेजिस्टेंस होती है, इसलिए वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आईसी की 2 लेग शॉर्ट है, ठीक है। इसके जस्ट बगल में ये रेजिस्टेंस लगी है। बाकी अदर जो भी है रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए, जैसे 512 यहाँ पर लिखा हुआ है ये रेजिस्टेंस में नंबर, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कुछ वैल्यू, और यहाँ पर 124 इस रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा। तो आप रेजिस्टेंस मोड पे चले जाइए, तो रेजिस्टेंस मोड पे आप चेक कर लेंगे, और ऊपर जाते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू कुछ आ रही, हाँ आ रही है। तो इसका मतलब 102 किलो ओम्स की है रेजिस्टेंस, 102 के पे है ना सेट, 102 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस हमारी है। अब यहाँ पर 754 नंबर की एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर है 1 मिनट, यहाँ पर और बढ़ा लेते हैं इसको, तो यहाँ पर ये है कितना दिखा रहा है, एक मत थोड़ा सा डाउन करते हैं इसको, तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यू दिखा रहा था 173, सॉरी यहाँ पर ये कैपेसिटर की वजह से वैल्यू आके डाउन हो जा रही है, क्योंकि इसके पैरेलल पे एक कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है, तो इसकी वजह से वैल्यू डाउन हो जा रही है। कभी भी आपको किसी भी कंपोनेंट में डाउट नज़र आता है तो उस कंपोनेंट को बाहर निकाल लीजिए। जैसे कि रेजिस्टेंस में मुझे डाउट है तो उसको मैं बाहर निकालूंगा, उससे पहले अदर मैं और चीज़ चेक करूँगा। यहाँ पर अदर भी चीज़ें चेक करनी है मैंने। तो यहाँ पर जैसे इस ऑप्टो कपलर में मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी 2 लेग पे जंग लग रहा है, हो सकता है यहाँ पर इसमें भी खराबी हो। तो ऑप्टो कपलर में 4 लेग होती हैं, जैसे कि आपको बताया था मैंने। उससे पहले आपको क्लियर कर दूँ, चार्जर के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट प्राइमरी, एक पार्ट सेकेंडरी। एसी इनपुट जहाँ से होती है वो प्राइमरी सेक्शन, और डीसी जहाँ से आउटपुट होती है वो सेकेंडरी सेक्शन। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में को कौन कौन से कंपोनेंट आपके विभाजित करते हैं, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट वहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। एसएमपीएस सर्किट में ट्रांसफार्मर में देखिए, ट्रांसफार्मर की आधी लेग जो होंगी वो प्राइमरी सेक्शन में होंगी, आधी लेग सेकेंडरी सेक्शन में। वैसे ही ऑप्टो कपलर की 2 लेग प्राइमरी सेक्शन में, 2 लेग सेकेंडरी सेक्शन में। ये जो कैपेसिटर लगा रहता है इसकी भी 1 लेग प्राइमरी में, 1 लेग सेकेंडरी में। जस्ट उल्टा करूँगा तो यहाँ पर देखिए आपको 2 पार्ट मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक लाइनिंग बना के रखी हुई है, देखिए बिल्कुल अलग करती है। ये प्राइमरी सेक्शन है, ये सेकेंडरी सेक्शन है। तो यहाँ से जो प्राइमरी सेक्शन है आपका, जो ट्रांसफार्मर की लेग है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक कुछ लेग प्राइमरी, आधी लेग इसकी प्राइमरी सेक्शन में आ रही है, आधी लेग इसकी सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ही, ठीक है, ये 2 लेग आ रही हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में एक डिफरेंस रहता है। प्राइमरी सेक्शन में आपकी एसी इनपुट होती है, तो यहाँ पर आप जब हाथ लगाते हैं, हाथ मत लगाइए, गलती से भी मत लगाना, क्योंकि प्राइमरी में आपको तो भाई 220 वोल्ट इनपुट मिल रही है। वहाँ पर ये सारे के सारे मतलब हाई वोल्टेज को डाउन करने के लिए यहाँ पर ये सारे के सारे कंपोनेंट लगे हैं। और फिर स्टेप डाउन किया जाता है, उसको भी आपका स्टेप, जैसे 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है तो यहाँ पर जो आपका ये ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन के लिए लगा के रखा हुआ है।
तो यहाँ से वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। स्टेप डाउन जैसे वो वोल्टेज को करेगा तो होगा क्या, यहाँ पर जैसे हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत है तो ये सारे कंपोनेंट फिल्ट्रेशन करके 12 वोल्ट आउटपुट हमें देंगे। और किसी भी कंडीशन में अगर प्राइमरी सेक्शन और में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो सेकेंडरी सेक्शन तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है दोनों वाइंडिंग अलग अलग होती है, एक दूसरे से अटैच नहीं होती है। इसीलिए आपका सेकेंडरी सेक्शन में करंट आपको नहीं लगता है, आप हाथ से भी छूते हैं तो भी करंट नहीं लगता। हाँ, एक कंडीशन है, कभी कभी आप सेकेंडरी सेक्शन में अगर आपको करंट लग रहा है तो समझ लीजिए यहाँ पर ये कैपेसिटर आपका लीकेज है, ये कैपेसिटर लीकेज है और ये ऑप्टोकपलर का शॉर्ट होगा तो सेकेंडरी सेक्शन में भी आपको करंट लग सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने ऑप्टोकपलर और ये दोनों आपने चेक करने होंगे और साथ में ट्रांसफार्मर चेक करना होगा। कब सेकेंडरी सेक्शन में लीकेज आ रहा है तो फिलहाल हमें बात करनी है इसको चेक करने की। तो यहाँ पर ऑप्टोकपलर पे बात हो रही थी, तो ऑप्टोकपलर का जो सेकेंडरी सेक्शन में 2 लेग होती हैं, ये एलईडी वाला हिस्सा होता है। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है ऑप्टोकपलर पर, उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, उसमें आपको 100% समझ में आ जाएगा ऑप्टोकपलर कैसे काम करता है। अब यहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन में 2 लेग हैं, इसके अंदर एक IR सेंसर होता है, तो ये 2 जो लेग हैं इनमें कुछ ना कुछ रीडिंग आती है। तो जैसे कि इसको मैं बजर की रेंज पे सेट करता हूँ मल्टीमीटर को और ऑप्टोकपलर के दोनों पिंस को चेक करता हूँ, कुछ रीडिंग आ रही कि नहीं, हाँ आ रही, ठीक है, यहाँ पर कुछ रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्टोकपलर बिल्कुल ओके है। और ऑप्टोकपलर की 2 प्राइमरी सेक्शन में जो लेग लगी हुई है उस पर भी चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रीडिंग हमें आ रही है। तो वैसे रीडिंग वैसे ऑप्टोकपलर पे नहीं आनी चाहिए, इस साइड को रीडिंग नहीं आनी चाहिए। एक बार हमें करना क्या है, ऑप्टोकपलर को निकाल लेना है, निकाल के इसकी लेग चेक करनी, क्योंकि ऑप्टोकपलर का जो आपका सेकेंडरी सेक्शन रहता है, यानी कि दूसरा साइड रहता है जिसमें सेकेंडरी सेक्शन नहीं है, वो दूसरा साइड है, दूसरी साइड जो प्राइमरी सेक्शन से अटैच्ड है उसकी 2 लेग में कुछ भी वैल्यू नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर आ रही है। तो इस कंडीशन में हमने उस ऑप्टोकपलर को निकालना है और निकाल के चेक करना है। तो यहाँ पर इस ऑप्टोकपलर को सबसे पहले मैं निकालूंगा, इसको रखते साइड पे और यहाँ पर इसको मैं निकाल लेता हूँ और निकाल के ही इसको हम टेस्ट करेंगे। वैसे कंफर्म नहीं हो पाएगा कि इसमें क्या खराबी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी 2 लेग फ्री हो चुकी हैं और 2 लेग अब यहाँ पर इस तरीके से हम फ्री कर लेंगे। अब हम ऑप्टोकपलर की सारी लेग चेक करेंगे। सारी लेग बोले तो जो आपका प्राइमरी है, जो आपका सेकेंडरी है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, नहीं आ रही है, आती है तो समझ लीजिए ऑप्टोकपलर आपका ख़राब है। यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर सॉरी एक साइड को हमने चेक करना था, तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आ रही है, हाँ एक तरफ को आनी चाहिए, एक तरफ को नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर नहीं आई। और यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पर आ रही है, ऑप्टोकपलर बिल्कुल ओके है। अब खराबी आपका किस सेक्शन में है, तो खराबी किस सेक्शन में है ये चेक करने के लिए हम इसके अदर कंपोनेंट्स को भी अब चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको AC पे लगा के, यानी कि AC लाइट पे लगा के फिर चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम अदर कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये ओके है, ये ओके है, यहाँ पर ये भी ओके है, ये भी ओके, ये कुछ नहीं वैल्यू नहीं दिखा रहा, इसको हमने पहले चेक कर लिया था, ये सारी रेजिस्टेंस हमने चेक कर ली थी। अब यहाँ पर ये डायोड चेक नहीं करी थी, ये डायोड 1 मिनट, दूसरी तरफ से वैल्यू देनी चाहिए डायोड, हाँ बिल्कुल दे रही है, ओके है। 204 नंबर का जो रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस के मोड पे रख लेता हूँ मैं। और यहाँ पर ठीक है रेजिस्टेंस, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, वैल्यू दे रहा है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर ये भी बिल्कुल 1 मिनट 4.7, हाँ ये भी ठीक है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिख रही है 3, इनको भी हमने चेक कर लेना है। तो यहाँ पर 1 मिनट, ये तीनों के तीनों कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे, 1 मिनट, इनको हम थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग चेक करेंगे इनकी वैल्यू को। तो यहाँ पर 2 mm सेट करके देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा मैं क्लियर दिखाऊं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा रहा है, मतलब अभी भी ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते, वैल्यू शिफ्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पर 754 नंबर के 2 रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू यहाँ पर सेम दिखा रहा है, तो वैल्यू शिफ्ट नहीं होगी, बिल्कुल ठीक ही यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो अंतर आता ही है इसमें भी। इसमें 1 मिनट, इसको रखते हम बजर की रेंज पे और इस रेजिस्टेंस को फिर हम चेक करेंगे, ये ठीक है 32 ओम। अब यहाँ पर इस डायोड को हम चेक करेंगे, डायोड में हाँ 1 मिनट
हाँ ठीक है, ओके बता रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या चेक करना है, सबके सब तो चेक कर लिए हैं और फाइनली देखिए कहीं भी फॉल्ट नहीं निकलता तो फिर आईसी या ट्रांजिस्टर में किसी एक में खराबी रहेगी, ठीक है। जरूरी नहीं आईसी शॉर्टिंग हो, आईसी ओपन भी हो जाती है, अंदर से इसके सर्किट ओपन हो जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। फिलहाल यहाँ पर हमने इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेना है लगे हाथ, ठीक है। इस कैपेसिटर को हमने चेक कर लेना है, तो ये भी ठीक बता रहा है, 1 मिनट, ये भी ठीक बता रहा है, तो ये भी ठीक है। और इसके जो मेन कैपेसिटर उन पे भी हमने वैसे चेक कर ही लिया था। अब क्या करना है, जो ऑप्टोकपलर मैंने निकाला था उसे हम यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसको एसी वोल्टेज देके इसके ट्रांसफार्मर की आउटपुट इनपुट सभी हम चेक करेंगे, ठीक है। एक बार ट्रांसफार्मर में भी इसके आउटपुट जो लैग है ना उनमें चेक कर लेते हैं। 2 लैग इसमें आउटपुट में आ रही है, तो उसे हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 2 लैग, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो ये भी ठीक है। और इनपुट के पास में कितनी लैग है, 1 2 3 4 लैग हैं, इनको भी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं बता रहा है, यहाँ पर भी ठीक ही बता रहा है ये भी ठीक है, बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर एक बार इसमें एसी वोल्टेज देंगे फिर हम चेक करेंगे, तब तक मैं इस ऑप्टोकपलर को यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्टोकपलर मैंने लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले सीरीज में लगा लेंगे और सीरीज में इसकी जहाँ जहाँ पे जो जो वोल्टेज आनी चाहिए वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये सीरीज से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी वोल्टेज हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए ऑन करता हूँ, ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए सीरीज बल्ब हमारा जलेगा। सीरीज बल्ब को थोड़ा सा यहाँ को कर लूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखाई दे। तो यहाँ पर देखते हैं ये सीरीज बल्ब चल गया। तो अब यहाँ पर हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे इसकी। देखिए कंप्लीट यहाँ से हम टेस्ट करते हुए चलेंगे। इसको हम रख लेते हैं AC 750 के वोल्ट पे, जहाँ रेक्टिफायर तक AC वोल्टेज आएगी, रेक्टिफायर के बाद हमारी DC वोल्टेज चलेगी। अब यहाँ पर काफ़ी केयरफुली से आपने इसको चेक करना होगा। तो यहाँ पर रेक्टिफायर तक 200 कितना 19 वोल्ट मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ से DC वोल्ट हमारी स्टार्ट होगी, इसको 1000 पे रख लेंगे। देखिए यहाँ पर अब चेक करेंगे इसके रेक्टिफायर के इस तरफ को, तो यहाँ पर 302 मतलब वोल्टेज अभी मिल रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब रेक्टिफायर वाली लाइन ओके है। अब यहाँ पर नेगेटिव को लगा लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि ये ट्रैक जा रहा है हमारा ट्रांसफार्मर के यहाँ पर इस लेग तक जा रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ ये ट्रैक जा रहा है आपका इधर से होते हुए इधर, मतलब ये जा रहा है आपका घूमते हुए ऐसी के इस लेग पे जा रहा है। नेगेटिव की लाइन इधर जा रही है आपकी इधर पर, मतलब ये सारे के सारे जो आपके कंपोनेंट्स लगे हैं ये घूमते हुए यहाँ से ड्रॉप होते हुए ऐसी के इस लेग तक जा रहा है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप इधर के कंपोनेंट्स की लाइन चेक कीजिए। एक आप यहाँ पे लगा लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इधर से चलिएगा, जहाँ से ट्रैक आप जा रहे हैं उस ट्रैक को आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पर भी वोल्टेज है, यहाँ पर भी दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है। और ऐसी के इस लेग पे हम लोग चेक कर लेंगे। तो एक मिनट अभी कितना दिखा रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है, ये स्विचिंग हो रहा है। तो देखिए वोल्टेज आपको दिख रही है ना, अप डाउन ये स्विचिंग कर रही है ऐसी। तो इसका मतलब ये ओके है। यहाँ पर चेक करेंगे तो ये भी ठीक है, दिखा रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत किस जगह पे है, अब ट्रांसफार्मर के आप एक बार इस लेग पे भी चेक कर लेंगे लगे हाथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। तो क्यों ना एक बार ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे एक बार देख लें, ठीक है। AC DC दोनों वोल्टेज चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रही। मुझे लगता है कि भाई ट्रांसफार्मर में भी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर एक मिनट आप नीचे देखेंगे LED चल पड़ी, अचानक से देखा आपने LED चल पड़ी। तो यहाँ पर एक मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई यहाँ पर इसकी लेग ड्राई है, कंफर्म है। यहाँ पर देखिए अभी चल पड़ा। एक बार हम लगे हाथ आउटपुट वोल्टेज भी चेक कर लेंगे इसकी। आउटपुट वोल्टेज बोले तो एक मिनट फिर से हिल गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो आउटपुट वोल्टेज एक मिनट, तो यहाँ ये एक मिनट यहाँ पर देखिए ये लेग ड्राई है। तो इसका मतलब ये बार बार आपका ये जलने के बाद बंद हो जा रहा है। क्यों ना एक बार इसकी ड्राई लेग को सोल्ड कर लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कुछ लेग यहाँ पर ड्राई हो रखी हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर की ये 2-3 लेग है ना, ये यहाँ पर ड्राई लग रही है बिल्कुल। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो PCB है उतनी खास यहाँ पर नहीं है, पुरानी PCB यहाँ पर इन्होंने रिन्यू करके दे दी है।
तो यहाँ पर एक बार अचानक से मुझे ऐसा लगा, तो यार वोल्टेज सब कुछ है, कहीं पे शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी चार्जर के ऑफ होने का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब इसकी लेग कहीं ना कहीं पे ड्राई है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम इसकी लेग को शॉर्टिंग कर लेंगे, उसके बाद चला के देखेंगे। तो हिलाने पे ये बार बार चल रहा था। तो एक मिनट, यहाँ पर इसको भी हमने चेक कर लेना है। बाकी बेसिक चीज़ें आपने सीख ही ली हैं। और यहाँ पर इस लेग को थोड़ा सा पुश करता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर भी उठा है, इसको पुश करते हैं थोड़ा सा। ये लेग थोड़ा सा अंदर जा रखी है, हो सकता है इसकी वजह से भी हो। तो यहाँ पर इसको हम, आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसको हम शॉर्टिंग इस तरीके से कर लेते हैं। तो चलिए एक बार इसकी फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल चालू हो गया, चल पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इतना बवाला करने के बाद फॉल्ट क्या निकला, सिर्फ ड्राइनेस का, ठीक है। यहाँ पर ड्राई होने की वजह से इसके आउटपुट में दिक्कत आ रही थी। प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल ओके था, कोई भी दिक्कत प्राइमरी सेक्शन में नहीं थी। इसके पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा देख लेते हैं, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर सोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का। तो यहाँ पर इसके केबल को हम कनेक्ट कर लेते हैं। कौन सा था पॉजिटिव का, तो ये था पॉजिटिव का, इसको हम पॉजिटिव को जोड़ लेते हैं। चलिए पहले इसको ऑफ कर लें, सेफ तरीका वही रहेगा। ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का। तो चलिए फिर फाइनली मैं इसको पैक कर लेता हूँ। एक बार आपको फिर से टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये चल पड़ा। एक बार उल्टा करके दिखाऊँ तो और बेटर रहेगा। यहाँ पर ये चल पड़ा। तो देखिए दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिली होंगी। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी ये सिर्फ ड्राइनेस की थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसा चार्जर दिखाऊंगा या फिर ऐसा अडॉप्टर दिखाऊंगा जिसमें फुल शॉर्टिंग हो, या फिर ऐसी का प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपको समझ में भी आए। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।